नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक जो बायोलॉजी के बेस पे है। और जैसा आप सबको पता है कि पहले वीडियो अगर आपने देखे रहे होंगे तो मैं वहाँ पर प्लांट किंगडम के बारे में विस्तार से क्लासिफिकेशन और प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो सब डिवीज़न हो, डिवीज़न हो या क्लास हो, उसके बारे में मैं कैरेक्टर बताता हूँ, आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसी कड़ी में ये आगे का वीडियो आपको मिल रहा है। ये जो टॉपिक मैंने आज आपके लिए प्रिपेयर किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, फेनोरोगेम्स या फेनोरोगेमस जिम्नोस्पर्म के बारे में मुझे आज चर्चा करना है आपके लिए। ठीक है, अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी उस पहले वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक ज़रूर करें। अगर लगता है हेल्पफुल है, दूसरे के काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है कभी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको आसानी से मिलता रहे, आसानी से प्राप्त होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का ये टॉपिक है आप सबके लिए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म फेनोरोगेमस के अंतर्गत आने वाला फेनोरोगेमस के बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो फेनोरोगेमस के अंतर्गत ही आता है। प्लांट किंगडम का जो सब किंगडम है, उप जगत है, वो है फेनोरोगेमस। फेनोरोगेमस मीन्स होता है फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, मैंने इसको पहले ही बताया था। इसका मतलब होता है फ्लोरिंग प्लांट। क्या प्लांट? फ्लोरिंग प्लांट, मतलब जिसमें फूल बनता हो, पुष्प बनता हो। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें सीड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सीड फॉर्मेशन होता है। सीड इसमें प्रेजेंट होता है, बीज इसमें प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। पुष्पी पादप में इसकी गिनती करते हैं हम लोग, पुष्पी पादप के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत एक पहला आता है जो कहलाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को आप हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी या नग्न बीजी पादप भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ग्रीक वर्ड आता है जीनोस, जिम्नोस। जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड। नेक्ड मीन्स होता है नग्न। और स्पर्म्स का मतलब होता है, स्पर्मा का मतलब होगा यहाँ पर सीड, अर्थात एक ऐसा बीज जो नेक्ड हो, चारों तरफ कोई कवर्ड ना हो, कोई आवरण ना हो, इसलिए इसका नाम पड़ता है नग्न बीजी पादप के रूप में। ठीक है, इसको बोलते हैं नग्न बीजी पादप बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसके सिंपल कैरेक्टर में आपको यही मिलेगा कि इसके बीज के चारों तरफ कोई आवरण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसमें जो ओव्यूल होगा, बीजांड होगा, वो फर्टिलाइजेशन के बाद ओपन दिखाई देंगे, आपको खुले हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इनके जो बीज होंगे वो विशेष प्रकार की एक मॉडिफाइड लीफ के ऊपर लगे होते हैं, जिसको स्पोरोफिलस कहते हैं। अर्थात जो सीड बनेंगे किस में बनेंगे? स्पोरोफिलस में बनेंगे। स्पोरोफिलस या स्पोरोफिल्स में बनेंगे। क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोरोफिलस में स्पोर बनेंगे, बीजाणु के रूप में इसमें बीज बनेगा। इसके अंतर्गत लगभग 900 प्रकार के सब स्पीसीज़ की गिनती करते हैं हम लोग। सब स्पीसीज़ की गिनती करते हैं, लगभग 900 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया, सम्मिलित किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके सिंपल से वो कैरेक्टर जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। ठीक है, जनरल कैरेक्टर की मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स में अगर हम लोग जाते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग जाएं तो हमको क्या क्या मिलता है, देखिए फटाफट देखेंगे पूरा। मैं इसमें क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा जिम्नोस्पर्म का विथ एग्जांपल आपको। ठीक है, तो देखिए इस ग्रुप में जितने भी प्रकार के पादप होते हैं वो बहुवर्षीय प्रकार के प्लांट होते हैं। काष्ठी वृक्ष होते हैं, शुभ भी हो सकते हैं, मरुद्भिद प्रकृति के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मिला आपको? बहुवर्षीय। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट कि बहुवर्षीय पादप होते हैं, काष्ठी पादप होते हैं, वुडी प्लांट बोल सकते हैं आप लोग इसको, वुडी प्लांट के रूप में होते हैं। ठीक है, ये शब्स के रूप में भी हो सकता है, झाड़ी नुमा संरचना में भी हो सकता है शब्स के रूप में। और ये सबसे अच्छी बात तो ये होता है ज़ीरोफाइट होता है, मरुद्भिद प्रकृति के होते हैं, ज़ीरोफाइट कंडीशन के होते हैं ये। मतलब मरुद्भिद प्रकृति दर्शाने वाले होते हैं। समझ सकते हैं मरुद्भिद का मतलब जहाँ पर कम पानी होता है वहाँ पर उगने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
वैस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगा, संवहनी ऊतक इसमें प्रेजेंट होगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से विकसित होगा, पूरे अपने अवयवी भाग के साथ में होगा, अपने पार्ट्स के साथ में होगा। ठीक है, इसका जो मेन प्लांट होता है वो स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है इसका मेन प्लांट? स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक होता है रूट, स्टेम और लीफ, ऐसा इसको याद कर लीजिए। रूट, स्टेम और लीफ में ये बटा हुआ रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाएं तो आपको मिलेगा इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा वैस्कुलर टिश्यू इसमें उपस्थित है, तो वैस्कुलर बंडल के बारे में अगर बात करें, संवहन पूल के बारे में बात करें, तो संवहन पूल में आपको जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट मिलेगा, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है ना? जाइलम में लेकिन अंतर ये है कि इसके जो जाइलम होते हैं, इस जाइलम में वेसल्स जिसको हम लोग वाहिका कहते हैं वो अब्सेंट होगा। फ्लोएम में जिसको हम लोग सखी कोशिका कहते हैं, कंपेनियन सेल वो अब्सेंट होगा। कंपेनियन सेल ये अब्सेंट होगा, याद रखेंगे। ये अब्सेंट है, अब्सेंट माइनस में लिख रहा हूँ, ये अब्सेंट है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में देखिए क्या क्या अब्सेंट है। उसके बाद और स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाते हैं तो और स्ट्रक्चर में हमको मिलता है इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है कोण के रूप में, कोणीय शंकु के रूप में, जिसका नाम आता है स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस कहलाता है, कोणीय शंकु के रूप में होता है। नर प्रजनन अंग, ठीक है, प्रजनन अंग कोणीय शंकु के रूप में होता है। एक्चुअल में ये मेल नहीं कह रहे हैं अभी, मेल के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में इसमें कोणीय स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होता है, शंकु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाएँ तो इसमें जो मेल कोण बनता है, अब देखिए मेल कोण बनेगा, नर शंकु बने, सॉरी, मेल कोण जो बनेगा ये माइक्रोस्पोरोफिलस के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाएंगे? माइक्रोस्पोरोफिलस के रूप में पाए जाएंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, जिसकी जो निचली सतह होती है वहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती है। उसकी निचली सतह पर क्या होती है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया लगी होती है, मतलब लघु बीजाणुधानी लगी होती है, जहाँ पर लघु बीजाणु अर्थात मेल कोण का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नर जनन अंग का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल शंकु की बात करें, फीमेल स्ट्रोबिलस की बात करें, तो इसमें जिस पर ये बनेंगी वो कहलाएगा मेगास्पोरोफिल्स कहलाएगा। ठीक है, मेगास्पोरोफिल्स मतलब एक ऐसी बड़ी पत्ती की संरचना जिसमें कई नेक्ड सीड लगे होंगे, नेक्ड ओव्यूल लगे होंगे, और इस संरचना का नाम आता है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। गुरु बीजाणुधानी या दीर्घ बीजाणुधानी बोलते हैं, जिसमें मादा शंकु का फॉर्मेशन होता है। इसी में नेक्ड ओव्यूल या बीजांड स्थिर होते हैं या लगे होते हैं, याद रखेंगे, नेक्ड लगे होते हैं, नेक्ड सीड के रूप में लगे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनता है, जो बाद में माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है एक बीजाणुधानी होता है, जिसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी होते हैं। इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन लगे होते हैं, पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं या माइक्रोस्पोर्स लगे होते हैं, ऐसा बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स लगे होते हैं। ये माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु का निर्माण करता है, जो बाद में क्या बोलते हैं उसको, जर्मिनेट होकर यही मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। यही जर्मिनेट होकर क्या करता है? जर्मिनेट होकर मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं हमको, तो नेक्स्ट कैरेक्टर में कुछ इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में। अब आपको पढ़ना है मेगास्पोरेंजिया के बारे में। तो मादा जो युग्मकोद्भिद पौधे का निर्माण है, फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट का, फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है ये ओव्यूल से होता है।
किससे होता है? ओव्यूल के अंदर होता है, ऐसा समझ लीजिए। ओव्यूल के अंदर होता है, इनसाइड ऑफ ओव्यूल होता है। हर बीजाणु में 2 या अधिक आर्किगोनिया लगी होती है। इन एवरी ओव्यूल आर्किगोनिया प्रेजेंट। आर्किगोनिया इसमें हमेशा प्रेजेंट होंगे। आर्किगोनिया में एक लंबी संरचना बनती है जिसको हम लोग नेक कैनल सेल्स कहते हैं। इसमें एक लंबी संरचना बनती है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेक कैनल सेल कहते हैं। ठीक है, इसका अभाव होता है। ठीक है, आर्किगोनिया तो बनी हुई है वहाँ पर, तो उसमें ग्रीवा नाल कोशिका का अभाव होगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्प विकसित प्रकार का प्लांट है एंजियोस्पर्म की तुलना में, क्योंकि आप जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाएँ तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमको मिलेगा, इनमें जो पॉलिनेशन होती है वो एयर पॉलिनेशन होती है। एयर पॉलिनेशन होती है। ठीक है, वायु परागण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें आगे की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, मतलब द्वितीयक वृद्धि इसमें भी दिखाई देगी आपको। सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मैं चर्चा किसी वीडियो में ज़रूर करूँगा आपसे, जिसमें मोटाई में ज़्यादा वृद्धि होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएँ तो इसमें पॉली एम्ब्रॉयनी पाई जाती है, मतलब बहुभ्रूणिता वाली स्थिति इसमें देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रॉयनी का मतलब होता है एक से अधिक भ्रूण बन जाए, 2 से अधिक भ्रूण बन जाए, कई सारे भ्रूण बन जाए, तो ये कहलाता है बहुभ्रूणता वाली स्थिति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर जाएं तो इस भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, 2 कोटिलिडन होते हैं। कितना? 2 कोटिलिडन्स होते हैं, 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल काफ़ी सारे मिलेंगे, लेकिन एग्जाम्पल को मैं इसके क्लासिफिकेशन बेस पे बताऊंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखेंगे अब इसका, क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल बताना है तो एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन बेस पे बताऊंगा। क्लासिफिकेशन देखिए, क्लासिफिकेशन में हमको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। क्लासिफिकेशन में जब हम लोग जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म में, तो हमको एक साइंटिस्ट बेंथम एवं हुकर के अनुसार, ये आपके सिलेबस में है, तो आपके सिलेबस पर के बेस पे मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ। बेंथम एवं हुकर की जो वर्गीकरण पद्धति है, इसके आधार पर जिम्नोस्पर्म के प्लांट को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया? बेंथम एंड हुकर ने किया था। इसके आधार पर प्लांट क्लासिफिकेशन आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। अगर आगे आप लोग हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको ये पढ़ने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट आता है, पहला क्लास आता है, फर्स्ट क्लास आता है, इसको बोलते हैं हम लोग साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा फर्स्ट। सेकंड आता है इसमें कोनीफेरोप्सिडा। ठीक है, और तीसरे को मैं दूसरी जगह बताऊंगा, पहले 2 देखिए, 3 होता है ना इसमें, साइकेडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा। ठीक है, तीसरा भी लिख देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तीसरा आता है इसमें निटोप्सिडा बोलते हैं जिसको हम लोग, निटोप्सिडा। ठीक है, ये हो गया 3 क्लास हो गए इसके, जो बेंथम एवं हुकर ने बताया था, बेंथम और हुकर ने बताया था अपने वर्गीकरण में। ठीक है, तो पहले देखते हैं साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके कुछ कैरेक्टर इस प्रकार से होते हैं। इसमें जो तना होता है वो नॉन ब्रांच्ड होते हैं, अशाखित प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, नॉन ब्रांच्ड मतलब शाखित नहीं होंगे, सीधा सीधा एक ही तना निकलेगा और आखिरी तक बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये मोनोजाइलिक प्रकृति के होते हैं, मोनोजाइलिक प्रकृति के होते हैं, मतलब इसके जो कास्ट होंगे, इसके जो वुडी वाला प्लांट होगा वो मोनोजाइलिक होगा। ठीक है, जाइलम एक ही प्रकार का होगा, मोनोजाइलिक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, इसमें सिंपल प्रकार का मेगा स्पोरोफिल्स बनता है, मेगा स्पोरोफिल्स बनता है, सिंपल प्रकार का, सरल प्रकार का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया सिंपल सा कैरेक्टर साइकेडोप्सिडा का, जो आपके सिलेबस में कंडक्ट किया गया है, उसके आधार पर मैंने बताया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आता है साइकस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? साइकस। तो साइकस एग्जाम्पल आपको बाद में बहुत पढ़ने को मिलेगा। साइकस है, विलियमसोनिया है, जो कि जीवित पादप जीवाश्म है, याद रखेंगे, जीवित पादप जीवाश्म है विलियमसोनिया। ठीक है ना, जीवित पादप जीवाश्म है विलियमसोनिया। ठीक है, जो बिहार की राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त हुआ था, ये याद रखेंगे, बिहार के राजमहल पहाड़ियों से प्राप्त हुआ जीवित पादप जीवाश्म है। ठीक है ना,
याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप। साइकेडोप्सिडा या क्लास के अंतर्गत और किसके जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम भी ड्रा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ये क्लियर हो जाए। कुछ नहीं होता, इसके डायग्राम में ऊपर ऐसा शंकु के समान ऐसे संरचना बनती है, इसमें इस प्रकार की संरचना बनती है। ठीक है, ये आगे बढ़ते जाती है ऐसा, और ये प्लांट, ये मैंने बना दिया आपके लिए। ये इस प्रकार के प्लांट होते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग देखे होंगे वो ताड़ वगैरह के वृक्ष देखे होंगे ना, बस वही चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसी शाखा निकलती है। ठीक है, इस प्रकार से, और प्रत्येक शाखा में इस प्रकार से ऐसे पत्ती निकली हुई रहती है। क्या निकली हुई रहती है? पत्ती निकली हुई रहती है, याद रखेंगे आप लोग। फिर से ऐसी निकलती है और यहाँ पर ऐसे पत्ती निकली हुई रहती है। ठीक है, इस प्रकार की कोनिफर प्लांट आपको दिखाई देगा। ठीक है, चारों तरफ यहाँ से ऐसा निकली हुई दिखाई देगी आपको, तो पत्ती की संरचना। ठीक है, इस तरफ भी पत्ती की संरचना इस प्रकार से निकली हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये होता है। और ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये होता है मेल स्ट्रोबिलस होता है। मेल स्ट्रोबिलस है एक, ये जो प्लांट बना है साइकस का, ये मेल है ना, मेल प्लांट है। ठीक है, इसका फीमेल कैसे बनता है? फीमेल का जो मेगा स्पोरोफिल है वो कुछ इस प्रकार बनता है। ये मेल हो गया, तो फीमेल का कैसे बनेगा? देखिए, फीमेल का ये थोड़ा सा और राउंड शेप में, इस प्रकार से ऐसा राउंड शेप में होता है। ठीक है, ये हो गया फीमेल स्पोरोफिलस। ये इस प्रकार से ऐसा कोण के रूप में बना हुआ था, कोण ये भी है, कोण ये भी है। ठीक है, मेल है। और ये होता है फीमेल स्ट्रोबिलस होता है, फीमेल स्ट्रोबिलस के रूप में होता है। ठीक है, इसके प्लांट भी कुछ इस प्रकार से ऐसे ज़मीन में ऐसा उगा हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ये भी ऐसे ही बना हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको चारों तरफ से ऐसी शाखाएँ, डंठल ऐसा निकला हुआ दिखाई देगा। प्रत्येक डंठल में, डंठल मतलब कौन सा डंठल की बात कर रहा हूँ मैं? जिसमें पत्ती लगी हुई है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको संरचना में मिल जाएंगी। ये हो गया साइकस। ठीक है, साइकस आपके लैब में है, आप देख सकते हैं कभी भी जाके, यहाँ के लैब में मिलेगा आपको। नहीं देखेंगे तो आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के। तो ये हो गया फीमेल प्लांट, ये हो गया मेल प्लांट, ये साइकस का हो गया। ये एक सिंपल एग्जांपल के लिए मैंने बताया है कि कौन कैसे बनता है या स्ट्रोबिलस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्लास, सेकंड क्लास की बात करते हैं। दूसरे क्लास के रूप में मैंने लिखा था कोनिफेरोप्सिडा लिखा था। तो इसमें इसका क्या बोलते हैं, कैरेक्टर देख लीजिए। इसकी जो तना होता है वो ब्रांच्ड होता है, शाखित होती है, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी जो स्टेम होंगे वो शाखित होंगे, शाखित कंडीशन में दिखाई देंगे आपको। ठीक है, पिक्नोजाइलिक प्रकृति की होंगे ये। पिक्नोजाइलिक, वहाँ पर मोनोजाइलिक था, यहाँ पर पिक्नोजाइलिक प्रकृति के होंगे। काफ़ी ज़्यादा विकसित प्रकार के इसमें संवहनपूल पाए जाएंगे उसकी अपेक्षा। नेक्स्ट थर्ड, स्पोरोफिल्स जो पाया जाएगा वो कॉम्प्लेक्सिटी लिया हुआ रहेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा जटिल होगा। स्पोरोफिल्स रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लिया हुआ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा जटिलता रहेगा, संरचनात्मक रूप से जटिल रहेगा। ठीक है, अब प्लांट के बाहर आपको शंक्वाकार संरचना दिखाई देगी, मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। कोनिकल शेप्ड में ये प्लांट आपको दिखाई देगा, कोनिकल शेप्ड में ये प्लांट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल कोन स्पष्ट रूप से निर्मित होंगे। इसमें मेल एंड फीमेल कोण स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग जाएंगे तो इसके एग्जाम्पल में आपको मिलेगा पाइनस वगैरह, पाइनस, इफेड्रा, ठीक है, सीड्रस, ये सारे प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखिए, ये कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देगा। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो वाला ट्री, क्रिसमस वाला ट्री आपने देखे होंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही बना हुआ रहता है। पाइनस वगैरह का देखेंगे तो आपको मिलेगा क्रिसमस ट्री के समान ही आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, अब थर्ड क्लास में आता है नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा का कैरेक्टर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, नीटोप्सिडा की कैरेक्टर के बारे में हम लोग बात करें तो इस कैरेक्टर में जितने भी प्रकार के आवृत्ति बीजी होते हैं, इस वर्ग के पौधे के, इस वर्ग के जो पौधे होते हैं वो आवृत्ति बीजी में सर्वाधिक विकसित प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है, आवृत्ति बीजी में सर्वाधिक, ये जो आवृत्ति बीजी की बात हम लोग करते हैं, जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, क्योंकि आवृत्ति बीजी मतलब होता है एंजियोस्पर्म होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर इसको सुधार देता हूँ। और ये जिम्नोस्पर्म में मतलब जिम्नोस्पर्म में
मतलब अनावृत्ति बीजी में ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं, वेल डेवलप होता है ये। क्या होता है? वेल डेवलप होते हैं ये, काफ़ी ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें तो इस वर्ग को ही निटोप्सिडा को ही लिंक माना जाता है। लिंक बिटवीन, ऐसा शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अर्थात अनावृत्ति बीजी और आवृत्ति बीजी के मध्य की कड़ी माना गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स इन जाइलम प्रेजेंट होगा। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स दोनों प्रेजेंट होंगे जाइलम में। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस एग्जाम्पल में नीटम वगैरह आता है, नीटम, और इफेड्रा भी इसी के अंतर्गत आने वाला है। ठीक है, कई कुछ प्रजाति इफेड्रा की जो इसमें ज़्यादा विकसित प्रकार का मिलेगा। ये हो गया आपका निटोप्सिडा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा बेंथनम और हुकर के अनुसार 3 क्लास देखा जिम्नोस्पर्म के, तीनों का कैरेक्टर मैंने बताया, आपको एग्जांपल बताया। तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है आपके आगे के एजुकेशन के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश ज़रूर करिए। कोई सवाल होगा तो आप मेरे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की हमेशा एजुकेशन से भरी हुई वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।